हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेके आना गजब के यार प्रश्न है, बायोलॉजी के एकदम गजब के प्रश्न है। 29 फरवरी के दिन जाइएगा, बायोलॉजी में बस यही छापिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। और आज की वीडियो में 70 में 70 एकदम गुरुजी लेकर आएंगे, कुछ भी हो जाए। करे जा लोग एक बार यार वीडियो को लाइक कर दीजिए धमाकेदार तरीके से, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या करिए, शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर मैं पूरे बुक के, जी हाँ, पूरे किताब के आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं गुरुजी एक भी क्वेश्चन छूटेगा, पूरे बुक के यहाँ पे मैं 15 सबसे महत्वपूर्ण वाले टॉपिक बोलिए, आप ही प्रश्न बोलिए, पढ़ाने वाला हूँ। और 70 में 70 का जो आपका सपना का है ना, जो आपका सपना है गुरुजी कि हम 70 में 70 पाएंगे क्या, बिल्कुल आज वो सपना पूरा होगा। करे जा, आज वो सपना होगा। 100% गारंटी है कि यहाँ से आपके प्रश्न भर भर के फंसेंगे। क्यों ना सर हम इस पूरे पूरे प्रश्न को ही तैयार कर लें। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, द्विउत्तरी, इस प्रकार से प्रश्नों को देखेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तैयार है? चलिए, आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं गुरु जी की टाइम बर्बाद होगा, बिल्कुल नहीं। फटाफट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो तैयार है ना? चलिए। अरे यार गुरु जी, आप पढ़ाने में मन नहीं लगाते। अरे यार पढ़ाई तो रहे ना, जितना होगा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग हैं, तैयार रहो बस। चलिए, निसंतान दंपत्ति की सहायता हेतु उपाय है। यानी कि अगर कोई किसी को निसंतान, निसंतान मतलब किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इसमें से कौन सा सहायता हेतु उपाय है? पात्र निषेचन, और क्या यहाँ पे सेकंड वाला इन इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या ये सभी। तो अगर कोई निसंतान दंपत्ति है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो ये सभी सभी उपाय के द्वारा बच्चे पैदा कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। क्लियर है? अगला यहाँ प्रश्न है कि अंडाणु के निषेचन को रोकने की उपयुक्त तरीका है। यानी जो अंडाणु है उसका निषेचन न होने पाए, यानी जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक ना पहुंचे, या फिर अंडाणु शुक्राणु तक ना पहुंचे, उसका तरीका क्या है? बंध्याकरण। बंध्याकरण मतलब कि नसों को बांध देना ताकि अंडाणु निकले ही ना। हार्मोनल गर्भनिरोधन, हार्मोन्स बने ही ना। और अवरोधक युक्ति, तो बिल्कुल ये सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। निरोध का प्रयोग भी होता है, लेकिन ये किस में हो जाएगा? लड़कों में हो जाएगा। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो जो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। देखिएगा, जो माँ के लिंग गुणसूत्र में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। पिता में एक्स वाई होता है। जब यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई मिलता है तो क्या बनाता है? कोई कोई वाई बनता है। यहाँ पे कोई ना कोई क्या बनता है? वाई बनता है। किसके द्वारा लिंग का निर्धारण हो रहा है? वो हो रहा है पिता के लिंग गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण हो रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न अगला है यहाँ पे, वृषण की अंतराली यानी कि लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स है। तो जो वृषण की अंतराली लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है वो है एंड्रोजन। क्या होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन का जो श्रावण होता है वो वृषण की अंतराली लीडिंग कोशिकाओं से होता है। किसका? एंड्रोजन का श्रावण। एंड्रोजन का श्रावण किधर से होता है? जो वृषण की अंतराली कोशिका होती है वहां से किसका श्रावण होता है? वहां से ये आपकी एंड्रोजन का श्रावण होता है। कहां से? अंतराली कोशिका यानी लीडिंग कोशिकाओं से किसका श्रावण होता है? एंड्रोजन का श्रावण होता है। कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपका पेपर में आएगा क्या? अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। क्या आएगा पेपर में? अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है। प्रश्न है, दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे आपको दो बीजों के नाम लिखना है जो कि परिपक्व होने वाले, मतलब जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व ही भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। तो पहला क्या है? मटर है। दूसरा क्या है? सेम है। यह दो ऐसे बीज हैं जो कि अभ्रूणपोषी बीजों में भ्रूण संचित भ्रूणपोष का क्या कर लेता है? उपयोग कर लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, परागण को परिभाषित करिए कि परागण होता क्या है? किसे कहते हैं परागण? तो जो परागकण होते हैं वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा या स्वतः ही वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण कहा जाता है। यानी कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर
उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका स्वपरागण, दूसरा क्या होता है? पर परागण होता है। तो परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। यानी कि ऐसे कौन-कौन से 2 पौधे हैं जो कि जलीय परागण करते हैं? तो पहला है आपका हाइड्रिला। पहला आपका क्या है? हाइड्रिला। और दूसरा है वेलिसनेरिया, और तीसरा आपका क्या है? जोस्टीरा। तो ये आपके 3 ऐसे जलीय परागण करने वाले पौधे हैं जिनमें परागण जो होता है जल के द्वारा होता है। कितने पौधे? 3। हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और जोस्टीरा। ये तीनों में आपके जलीय परागण होता है। कभी-कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसमें जलीय परागण होता है? तो वेलिसनेरिया आपको आसम में दिखेगा, या फिर हाइड्रिला दिखेगा, या फिर जोस्टीरा दिखेगा। आप लोग इसको रट लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग एबी वाली स्त्री से क्या करता है? विवाह करता है। उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? यानी कि एक पुरुष है जो कि रुधिर वर्ग क्या है उसका? ओ है। एक महिला से विवाह करता है और महिला का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है आपका? एबी है। तो जो उसकी संतान होगी, यानी कि जो बच्चे होंगे, जो क्या होंगे? बच्चे होंगे, उसका रुधिर वर्ग कैसा होता है? तो संतानों में या तो ए होगा या फिर क्या होगा? बी होगा। अगर जो संतान पैदा होंगे या तो उसमें रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा, या फिर क्या होगा? बी होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना, कभी भी ए और ओ नहीं हो सकता है। आप जाए लगा दीजिए कि सर ए भी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। या फिर ए होगा या फिर क्या होगा? बी होगा। जब ओ वाले किसी भी पुरुष की शादी हम किससे करवा देते हैं? हम कभी भी अगर ए बी वाले महिला से करवा देते हैं तो जो बच्चे होंगे उसमें क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर बी होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर लिखिए। यानी कि अनुवांशिकता क्या है और अनुवांशिकी क्या है? तो सबसे पहले अनुवांशिकता के बारे में जानते हैं। अनुवांशिक या वंशागति लक्षणों के जनकों से संतानों में संचरण को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं, या फिर वंशागति कहते हैं। यानी जो अनुवांशिक या वंशागत लक्षण होते हैं ये जनकों के द्वारा किस में जाते हैं? संतानों में जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि आपके माँ बाप के लक्षण हैं वो आप में चले आए अंग्रेज, तो ये समझ लीजिए कि सीधा क्या गुरुजी, अच्छा अनुवांशिकता है क्या? और जब हम लोग इसी का अध्ययन करना शुरू कर दें, यानी गुरुजी कैसे लक्षण आया है, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? अनुवांशिकी बोल देते हैं। यानी कि अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। तो अनुवांशिकता अनुवांशिकी क्या होता है समझ में आया ना? अनुवांशिक या वंशागति लक्षणों के जनकों से संततियों में संचरण को अनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, और अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आप लोग छाप लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न है। देखिए लघु उत्तरी में प्रश्न प्रश्न क्या आया है? लसिकाव अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाव अंगों के एक-एक उदाहरण दीजिए तथा उनके कार्य को बताइए। ये सब लसिकाव अंग होते क्या हैं? किसे कहते हैं हम लोग? लसिकाव अंग। उत्तर में डालेंगे आप लोग लसिकाव अंग। क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे। लसिकाव अंग सर होता क्या है? किसे कहते हैं? तो इसमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्वन तथा प्रचुरोद्भवन होता है। क्या होता है? प्रचुरोद्भवन होता है। क्या होता है? प्रचुरोद्भवन होता है। तो लसिकाभ लसिकाभ अंग होते क्या है? इसमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है, यानी लसिकाणु का निर्माण होता है, उनका परिपक्वन होता है, वहां पे वो विकसित होते हैं, तथा इनका यहाँ पे प्रचुरोद्भवन मतलब कि वो प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभ अंग होते क्या? देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्राथमिक लसिकाभ अंग होते क्या है? जैसे अस्थिमज्जा, हाइमस ग्रंथि आदि। इनमें अपरिपक्व लसिकाणु लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में क्या होते हैं? विभेदित होते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्राथमिक लसिकाव अंगों में आते हैं। प्राथमिक लसिकाव अंगों में क्या लिखेंगे? जैसे जो अस्थि मज्जा होती है और जो थाइमस ग्रंथि होती है इत्यादि जो होते हैं, इसमें प्राथमिक लसिकाव अंग पाए जाते हैं, या फिर प्राथमिक लसिकाव अंग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। इनमें अपरिपक्व
लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में क्या होते हैं, विभेदित होते हैं, मतलब कि बटे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है आपका द्वितीयक लसिका भंग। अब द्वितीयक लसिका भंग में जैसे आपका प्लीहा, लसिका ग्रंथिया और टॉन्सिल तथा श्लेष्मा संबंधित लिम्फॉइड ऊतक आदि जो होते हैं, यह द्वितीयक लसिकाभ अंग में आते हैं। जो प्लीहा होता है यह भी द्वितीयक लसिकाभ अंग में आता है, लसिका ग्रंथिया जो होती है यह भी द्वितीयक लसिकाभ अंग में आता है, टॉन्सिल भी इसी में आता है, और श्लेष्म संबंधित लिम्फाइट ऊतक जो होते हैं, ये सब आपके किसमें आते हैं, द्वितीयक लसिकाभ अंगों में ही आते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु द्वितीयक लसिकाभ अंगों में पहुंचकर प्रतिजन के साथ क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं ये लोग। उसके बाद नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लोग नीचे लिख सकते हैं, अस्थिमज्जा में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और थाइमस में परिपक्व होने वाले टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। अब देखिएगा पेपर में अगर आपसे पूछ ले, चलिए बताइए बी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है, तो आप सीधा बताइएगा जो अस्थिमज्जा में परिपक्व होते हैं, जो अस्थिमज्जा में परिपक्व होते हैं लिम्फोसाइट, उसे हम लोग बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अस्थिमज्जा में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट कहा जाता है, तथा जो थाइमस ग्रंथि में, जो थाइमस में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइट होते हैं उसको हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट में आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अंतर वाले प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतर वाले प्रश्न क्या आएगा, यहाँ पे प्रश्न आएगा सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। मतलब एक तरफ आपका सक्रिय प्रतिरक्षा रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये आपके अंतर वाले प्रश्न बनेंगे। एक तरफ सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा में पहला पॉइंट, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, जब व्यक्ति का जो शरीर होता है, जो मानव का शरीर होता है, वो अपनी कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करते, मतलब कि खुद के अंदर एक प्रतिरक्षी पैदा कर ले ताकि उस रोगाणु से बचा जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर से बने हुए प्रतिरक्षी सीधे शरीर में दिए जाएं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी कि हमारे अंदर नहीं होगा बल्कि हम किसी न किसी इंजेक्शन के माध्यम से उस प्रतिरक्षी को अपने अंदर डालेंगे, उसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। और आपका सक्रिय में, निष्क्रिय में क्या लिखेंगे, यह सक्रिय है निष्क्रिय है, यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है तुरंत प्रभाव दिखाएगी क्योंकि इंजेक्शन आपने लगाया है, लेकिन सक्रिय धीरे, सक्रिय जो है धीरे धीरे होता है। सक्रिय में यह पूरे जीवन कार्य करता है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है यह पूरे जीवन काल का काम करता है, लेकिन इसकी प्रतिरक्षा, इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, इसका प्रभाव पूरे जीवन नहीं रहेगा, यह केवल केवल कुछ समय के लिए क्या करेगा, काम करेगा। सक्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण क्या हो जाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा में अगर आपको उदाहरण लिखना है, जैसे मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा है, मतलब कि हमारे अंदर चेचक के प्रति प्रतिरक्षा पहले से ही विद्यमान है और वो हमारा पूरे जीवन काल तक रहेगी। और निष्क्रिय में, जैसे मानव में टिटनेस, जब हमें लोहे की चोट लग जाती है, यानी जो आयरन होता है, अगर उससे चोट लग जाती, खून बहने लगता है, तो हम लोग भाग कर जाते हैं, टिटनेस का क्या लगाते हैं, सुई लगवाते हैं ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। तो ये सब क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। उसके बाद रेबीज, जब कुत्ता काट लेता है तो हमें रेबीज नामक बीमारी ना होने पाए, उसके लिए जो हम लोग टीका लगवाते हैं वो आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आता है। आदि रोग में टीका द्वारा हम लोग प्रतिरक्षा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका सहज, क्या है यहाँ पे, सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, सहज जिसको हम लोग जन्मजात बोलते हैं, और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। एक तरफ आपको सहज प्रतिरक्षा लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है, उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिएगा क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर 29 फरवरी को है, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपको पेपर में आएगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और आपको जुड़े रहना है चैनल से, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। सहज प्रतिरक्षा हम क्या लिखेंगे, सहज सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा
रोग विशिष्ट होती है, यानी जो सहज होती है यह अविशिष्ट है और यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है, कौन? सहज। और उपार्जित यह जन्म के बाद प्राप्त होती है। सहज में जन्म जन्म से ही रहता है और इसमें जन्म के बाद हमें प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद आगे लिखेंगे यहाँ पर सहज प्रतिरक्षा में, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रोग जनकों के प्रवेश में विभिन्न प्रकार के अवरोध कर खड़ा करता है। कौन? सहज प्रतिरक्षा। और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या लिखेंगे? यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश पा चुके रोग जनक की कोशिकाओं व एंटीबॉडी द्वारा सामना करती है और रोग जनक से प्रथम सामना होने पर अपेक्षाकृत धीमी प्राथमिक अनुक्रिया होती है और बाद में जब रोग जनक से क्या होता है, दोबारा यह रिएक्ट करता है, जब दोबारा रिएक्ट करता है तो यह तीव्र द्वितीयक अनुक्रिया उत्पन्न करता है। इसमें जैसे उदाहरण शारीरिक रोध, कार्यकी रोध और कोशिकीय रोध और साइटोकाइन रोध इत्यादि जो होते हैं सहज प्रतिरक्षा में आते हैं। उसके बाद सहज प्रतिरक्षा में क्या लिख सकते हैं? रोग जनक से प्रत्येक बार नया सामना होता है और स्मृति कोशिका इसमें नहीं बनती, किसमें? सहज प्रतिरक्षा में। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें, इसमें क्या रहेगा? उपार्जित प्रतिरक्षा में सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होती है? विभिन्नता होती है। लेकिन 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 जो आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, इसमें सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होती है? विभिन्नता नहीं होती। तो ये रहा आपका बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कितनी तारीख के लिए? जो आपका 29 फरवरी को आने वाला है पेपर, उसके लिए यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बायोलॉजी क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है, जाकर यार ज्वाइन करो, आराम से पेपर की तैयारी करो, चिंता मत करो। अभी तो पेपर का आपको पूरा सोल्यूशन आया, धमाकेदार तरीके से तैयारी होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो यार। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।